Hello everyone, welcome to my second lecture. We all know post-independence many new and big firms have entered the Indian market. They had little competition and they were trying to monopolize the market. The government of India understood the intentions of such firms. In order to safeguard the rights of consumers, Government of India passed the bill that is called MRTP bill. The bill was passed and the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969 came into existence. Though we know very well in the past lecture, today we have to discuss that through this bill, the MRTP Commission has the power to stop all these monopolistic, restrictive and unfair trade practices. Today, the area of discussion is what is MRTP company and what is MRTP limit. Non-applicability of MRTP Act 1969. Structure of MRTP Commission. Tenure of members, which includes terms of office and conditions of service. Next is removal of members. And last, some facts about MRTP Commission. MRTP company and MRTP limit. We have to know what is MRTP company and what is MRTP limit. MRTP company, the firms with assets of rupees 25 crore or more were put under the obligation of taking permission from the Government of India and they were called MRTP companies. In the earlier time, शुरुआत के दिनों में 25 करोड़ रुपए या उससे अधिक की संपत्ति वाली फर्म्स और अंडरटेकिंग्स को भारत सरकार से अनुमति लेने के दायित्व के तहत रखा गया था। अर्थात 25 करोड़ से अधिक संपत्ति वाली फर्म्स या अंडरटेकिंग्स को भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था और इन्हें एमआरटीपी कंपनी कहा जाता था। द नेक्स्ट इज एमआरटीपी लिमिट. This upper limit of rupees 25 crore was known as MRTP limit. 25 करोड़ रुपए की इसी ऊपरी लिमिट को MRTP लिमिट के नाम से जाना जाता है. जो आपने अभी पीछे ऊपर पढ़ा, MRTP कंपनी की लिमिट क्या होती थी, MRTP कंपनी किसे कहा जाता था, वही 25 करोड़ की इसी ऊपरी लिमिट को MRTP लिमिट के नाम से जाना जाता था. बाद में कुछ रिलैक्सेशंस हुए, छूट दी गई. लेटर रिलैक्स्ड टू रुपीज 50 करोड़ इन 1980, रुपीज 100 करोड़ इन 1985 एंड इन 1991 दिस लिमिट वाज रिमूव्ड. जैसा कि पहले बता रही थी मैं, बाद में रिलैक्सेशंस हुए, कुछ छूट दी गई और इस एमआरटीपी लिमिट को बढ़ाकर 1980 में पहले 50 करोड़ कर दिया गया, 50 करोड़ कर दिया गया तथा 1985 में 100 करोड़ रुपए कर दिया गया, 100 करोड़ रुपीस कर दिया गया. 1991 में जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई और यू नो वेरी वेल कि एलपीजी की पॉलिसी आ गई, तो इसके आने के बाद 1991 में इस लिमिट को खत्म कर दिया गया. ओनली कंपनीज हैविंग मोर देन 25% मार्केट शेयर वेयर कॉल्ड मोनोपोलीज. कहने का मतलब ये है कि केवल वही कंपनियां जिनके कुल बाजार के 25% से अधिक शेयर्स हैं, अर्थात वो कंपनियां जिनके पास कुल बाजार के 25% से अधिक शेयर्स हैं, वे एकाधिकारी कहलाती हैं, मोनोपोलीज कहलाती हैं. नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एमआरटीपी एक्ट 1969. उपक्रम जिन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता, अर्थात अपवाद, एक्सेप्शंस. अकॉर्डिंग टू MRTP Act 1969 Section 3, this act is not applicable
टू गवर्नमेंट कंपनी एंड अंडरटेकिंग ओन्ड बाय गवर्नमेंट। एमआरटीपी एक्ट अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कुछ उपक्रम जिन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता, अर्थात यह उपक्रम इस अधिनियम की परिधि से बाहर होंगे, उन पर इस अधिनियम की व्यवस्थाएं लागू नहीं होंगी। गवर्नमेंट कंपनी एंड अंडरटेकिंग ओन्ड बाय गवर्नमेंट, कोई भी उपक्रम जो सरकारी कंपनी के स्वामित्व तथा नियंत्रण में हो या कोई भी उपक्रम जो सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, वो इस अधिनियम की परिधि से बाहर होगा। ट्रेड यूनियंस, कंपनीज which have been taken over by the central government or formed for their own reasonable protection, कोई भी श्रमिक संघ अथवा श्रमिकों अथवा कर्मचारियों की अन्य परिषद जो ऐसे कर्मचारियों अथवा श्रमिकों की खुद की सुरक्षा के लिए या स्वयं की उचित सुरक्षा के लिए गठित की गई हो अथवा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टेक ओवर कर ली गई हो, अधिग्रहित कर ली गई हो, वो भी इस अधिनियम की परिधि से बाहर होंगी। कंपनीज ओन्ड बाय रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोई भी उपक्रम जो किसी सहकारी समिति के स्वामित्व में हो, इस अधिनियम की परिधि से बाहर होगा। कंपनीज which have been taken over by the central government, ऐसे उपक्रम जो केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए हैं, इस अधिनियम की परिधि से बाहर होंगे। द लास्ट, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी वित्तीय संस्थान, किसी भी प्रकार का वित्तीय संस्थान इस अधिनियम की परिधि से बाहर होगा। वित्तीय संस्थान कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर वित्तीय संस्थान को हम विस्तार से जानें तो इसमें हम देखेंगे कि ऐसी कोई भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो धारा 4 में निर्दिष्ट है और जो सार्वजनिक वित्तीय संस्था है। फिर से एक बार समझ लीजिए इस चीज को। कंपनी अधिनियम की धारा 4 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक्ट स्पेसिफाइड पब्लिक फाइनेंशियल कंसर्न्स। कंपनी अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं में आती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आती हैं। राज्य वित्त निगम, औद्योगिक अथवा विनियोग निगम, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1959, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1959, इसके द्वारा परिभाषित स्टेट बैंक अथवा कोई भी इसका सहायक बैंक मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1959 एंड सब्सिडियरी कंपनीज ऑफ स्टेट बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आती हैं। बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 एंड 1980 एज डिफाइंड नेशनलाइज्ड बैंक्स, अर्थात बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 और 1980 के द्वारा जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक घोषित किए गए हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। सामान्य बीमा व्यापार अधिनियम के अनुसार सामान्य बीमा व्यापार, आप जानते हैं इनका राष्ट्रीयकरण हुआ है और एक एक्ट बना था सामान्य बीमा व्यापार अधिनियम 1972 इसके द्वारा स्थापित भारतीय सामान्य बीमा निगम इंडियन जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत आता है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट में है। इसके अतिरिक्त
अन्य कोई भी ऐसी संस्था जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, वह भी वित्तीय संस्थाओं में आती है। एनी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विच इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी वित्तीय संस्थाओं में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एमआरटीपी कमीशन। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग की संरचना किस प्रकार की है? टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमआरटीपी एक्ट 1969, द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्ड ए कमीशन बाय नोटिफिकेशन कॉल्ड एमआरटीपी कमीशन। एमआरटीपी एक्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, प्रतिपूर्ति के लिए एक कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्म किया, बनाया एक नोटिफिकेशन के द्वारा, जिसको कि एमआरटीपी कमीशन कहा गया। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश ए क्वाजी जुडिशियल द एमआरटीपी कमीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने को एम्पावरमेंट हुआ, एक एम्पावरमेंट उनको दिया गया, एक शक्ति उनके पास थी जिसके तहत उन्होंने एक अर्ध न्यायिक व्यवस्था के तहत एक अर्थ न्यायिक निकाय बनाया, जिसको कि हमने एमआरटीपी नाम से जानते हैं, जिसको कि हम एमआरटीपी एक्ट कहते हैं या एमआरटीपी कमीशन को हम इसमें पढ़ेंगे। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ, कमीशन में क्या शामिल है? कमीशन या आयोग का एक सभापति होता है जिसको हम चेयरमैन कहते हैं। द चेयरमैन कैन बी जज ऑफ ए हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट और ए पर्सन एलिजिबल टू होल्ड सच ऑफिस। आयोग का सभापति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो अथवा न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, वो इस आयोग का चेयरमैन हो सकता है। मेंबर्स, इसके सदस्य, द नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉट लेस देन 2 and not more than 8 members. The members should be persons having experience in the field of economics, law, commerce, accountancy, public affairs और administration. इस आयोग में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 8 सदस्य होते हैं। ये सदस्य, इस आयोग में रहने वाले सदस्य, इस आयोग में जिनका चयन किया जाता है, उन सदस्यों की योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होते हैं, जिनको आर्थिक, कानूनी, वाणिज्यिक, लेखाविधि, उद्योग, सार्वजनिक मामले या प्रशासन के संबंध में ज्ञान हो और अनुभव हो, तथा वो इस प्रकार की समस्याएं जो एमआरटीपी एक्ट में देखने को आती हैं, मींस एमटीपी, आरटीपी और यूटीपी की जो समस्याएं हैं, उनको समाधान करने की उनमें क्षमता हो, ऐसे व्यक्तियों को इसका मेंबर चुना जाता है। किसी व्यक्ति को आयोग का सदस्य नियुक्त होने के पहले केंद्रीय सरकार को स्वयं इस बात से संतुष्ट होना होगा कि ऐसे सदस्य का कोई भी वित्तीय हित न हो और न होगा, मीन्स भविष्य में भी नहीं होगा, जो उसके कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे। कहने का तात्पर्य यह है कि इस आयोग के गठन में जब सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, तो स्वयं केंद्र सरकार को इस बात के लिए पूरी तरह से कंफर्म होना पड़ता है, संतुष्ट होना पड़ता है कि इसमें चयनित कोई भी सदस्य इस प्रकार का ना हो जिसका भी कि किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल इंटरेस्ट, वित्तीय हित इस अधिनियम के अंतर्गत पूरा होता हो, या कोई भी ऐसा कार्य वो कर रहा हो जो उसके इस आयोग के रूप में किए जाने वाले कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
Director General DG. The central government may also by notification appoints a Director General of Investigation and Registration and as many additional joint deputy or assistant Director Generals of Investigation and Registration. Under this act, every person is authorized to function as the Registrar of Agreements and every additional joint deputy or assistant Director General shall exercise his powers and discharge his functions, subject to general control, supervision and direction of the Director General. The conditions of service of Director General or any additional joint deputy or assistant Director General or of any member of the staff of the commission shall not be varied to his advantage after his appointment. मतलब ये है कि एक डीजी, इस शब्द को आप नोट कीजिए, डीजी डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक। केंद्र सरकार नोटिफिकेशन के द्वारा एक महानिदेशक की नियुक्ति कर सकती है और करती है, जिसे डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, जिसे महानिदेशक कहा जाता है पूछताछ के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए, पंजीकरण के लिए। उसके अतिरिक्त कई एडिशनल जॉइंट डेपुटी और असिस्टेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति की जा सकती है। वे भी डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रजिस्ट्रेशन की निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इस अधिनियम के अनुसार हर व्यक्ति जो भी इस पद पर नियुक्त किया जाता है वो अधिकृत है उस आयोग के संबंध में समस्त कार्य करने के लिए। जितने भी एडिशनल जॉइंट डेपुटी और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल होते हैं वो अपनी पावर्स का उपयोग कर सकते हैं, अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं समस्त प्रकार के कार्यों को करने के लिए, हर प्रकार के कंट्रोल के लिए, हर प्रकार के नियंत्रण के लिए। वो सुपरविजन कर सकते हैं, देखरेख कर सकते हैं और वे सभी डीजी के निर्देशानुसार, डायरेक्टर जनरल के निर्देशानुसार कार्य करते हैं। सभी व्यक्तियों पर जितने भी सदस्य होंगे, इस आयोग के जितने भी सदस्य होंगे, डायरेक्टर जनरल, उसके अलावा एडिशनल जॉइंट डेपुटी असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल जितने भी सदस्य होंगे या फिर इसके अतिरिक्त और भी जो मेंबर्स होते हैं उन सभी मेंबर्स के लिए सेवा की शर्तें होती हैं और उन शर्तों के अनुसार उनमें से कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार का एडवांटेज अपनी नियुक्ति के बाद नहीं ले सकता अथवा वो किसी भी प्रकार के ऐसे पद पर नहीं रह सकता, किसी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो उसकी नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का लाभ उन्हें पहुंचाता हो। टेन्योर ऑफ मेंबर्स। टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। कार्यकाल जो इसके सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल। टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। ऑफिस बियरर्स जो होते हैं उनका टर्म्स क्या होते हैं और उनकी नौकरी या उनकी सर्विस की कंडीशंस क्या होती हैं, किन कंडीशंस पे, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर वो सर्विस करते हैं, सेवाएं देते हैं, ये आपको जानना है। एवरी मेंबर ऑफ द कमीशन शैल होल्ड द ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 years। प्रत्येक सदस्य जो इस कमीशन में होता है, प्रत्येक सदस्य इस आयोग का 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। मीन्स उनकी नियुक्ति की अवधि, उनका टर्म 5 साल का होता है। मेंबर शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट प्रोवाइडेड दैट नो मेंबर शैल होल्ड ऑफिस एज सच फॉर ए टोटल पीरियड एक्सीडिंग 10 years or after he has attained the age of 65 years, whichever is earlier। कोई भी सदस्य, इस आयोग का कोई भी सदस्य
पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा, किंतु कोई भी सदस्य 10 वर्ष से अधिक की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु होने पर दोनों में से जो भी पहले हो सदस्य नहीं रह सकता। कहने का मतलब यह है कि कोई भी मेंबर दोबारा चुना जा सकता है, रीअपॉइंट किया जा सकता है, पुनर्नियुक्ति उसको दी जा सकती है, किंतु कोई भी सदस्य ऐसा नहीं हो सकता जिसका टोटल कार्यकाल 10 साल से अधिक का हो। और यदि वो 65 साल की आयु को प्राप्त कर लेता है तो ऐसी दशा में 10 साल का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, उसकी नियुक्ति की अवधि होगी। ये सेक्शन 5 में बताया गया है, जिसका सब सेक्शन 1 है। दिस इज अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5। द मेंबर्स आर फ्री टू रिजाइन हिज ऑफिस। कोई भी सदस्य किसी भी समय केंद्रीय सरकार को लिखित रूप में अपना त्याग पत्र दे सकता है। कहने का मतलब द मेंबर्स आर फ्री, वो पूरी तरह स्वतंत्र हैं इस पद से रिजाइन करने के लिए। बाई राइटिंग अंडर हिज हैंड एन एड्रेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ए मेंबर में रिजाइन हिज ऑफिस एट एनी टाइम। जैसा कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि कोई भी सदस्य किसी भी समय केंद्र सरकार को या केंद्रीय सरकार को अपना लिखित रूप में त्यागपत्र दे सकता है और उसके बाद वो रिजाइन कर सकता है। ए मेंबर में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7। किसी भी सदस्य को धारा 7 में दी गई व्यवस्थाओं के अंतर्गत उसके पद से मुक्त किया जा सकता है, अर्थात उसका कार्यकाल समाप्त किया जा सकता है, उसको पद से हटाया जा सकता है। ऐसा धारा 7 में वर्णित है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ सर्कमस्टांसेस में ऐसा निर्णय केंद्र सरकार ले सकती है। एक कैजुअल वैकेंसी caused by the resignation of removal of the chairman or any other member of the commission shall be filled by fresh appointment। अगर कोई भी इस प्रकार की रिक्ति होती है, कोई भी आकस्मिक रिक्तता होती है, चाहे वो सभापति की हो चाहे किसी मेंबर की हो, ऐसे समय में अगर त्यागपत्र के द्वारा या पद से मुक्त किए जाने के कारण कोई भी आकस्मिक रिक्ति होती है, ऐसी दशा में नई नियुक्ति के द्वारा उस पद को भरा जा सकता है। उसके लिए एक नए व्यक्ति का चुनाव किया जा सकता है, किया जाएगा और उस रिक्ति को एक फ्रेश अपॉइंटमेंट के द्वारा भर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 7। धारा 7 का सब सेक्शन 2 उपधारा 2 के अनुसार ये व्यवस्था इस अधिनियम में दी गई है। Where any such casual vacancy occurs in the office of the chairman of the commission, the senior most member of the commission holding office for the time being shall discharge the functions of the chairman until a person appointed to fill such vacancy। इस आयोग में अगर कोई आकस्मिक रिक्ति होती है, अगर कोई वैकेंसी होती है, तो ऐसी दशा में आयोग का वरिष्ठतम सदस्य, जो भी सबसे सीनियर मेंबर होगा, सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा, उस समय तक सभापति के कार्य का संपादन करेगा जब तक कि नए सभापति की नियुक्ति नहीं हो जाती। अर्थात जब तक उस पोस्ट को फिल नहीं किया जाता, भर नहीं दिया जाता, तब तक उस आयोग का सबसे सीनियर सदस्य, सबसे वरिष्ठतम सदस्य सभापति के सभी कार्यों का संपादन करेगा। हर प्रकार के फंक्शंस जो सभापति के द्वारा किए जाते हैं, चेयरमैन के द्वारा किए जाते हैं, सीनियर मेंबर के द्वारा किए जाएंगे। When the chairman of the commission is unable to discharge the function owing to absence, illness or any other cause, the senior most member of the commission, if authorized so to do by the chairman in writing,
shall discharge the function of the chairman until the chair resumes. Until the chairman resumes. कहने का मतलब ये है कि सदस्यों में अगर कभी भी सभापति अपनी किसी मजबूरी के कारण, उसकी एब्सेंस में, उसकी अनुपस्थिति में, उसकी बीमारी में अथवा किसी अन्य कारण से अगर वो छुट्टी पर है या नहीं अटेंड कर सकता है आयोग के कामों को, तो द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द कमीशन, जो पहले भी आपने समझा था कि कमीशन का सबसे सीनियर मेंबर, सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति, वरिष्ठतम सदस्य, अगर वो ऑथोराइज्ड है, अगर वो अधिकृत है उस रूप में काम करने के लिए, आयोग का सभापति का काम करने के लिए, तो इफ ऑथोराइज्ड, अगर वो अधिकृत है तो वो चेयरमैन के कामों को करेगा, सारे डिस्चार्ज करेगा, जितने भी काम होते हैं उनको करेगा, सारे फंक्शंस जो उसके द्वारा किए जाते हैं उन कार्यों को करेगा, जब तक कि चेयरमैन रिज्यूम नहीं हो जाता, जब तक कि चेयरमैन या जिसको हम सभापति कहते हैं वो अपने कार्य पर वापस नहीं आ जाता या अपने काम को ज्वाइन नहीं कर लेता। तब तक सीनियर मोस्ट व्यक्ति उसके काम को देखेगा और उसके काम को करेगा। द चेयरमैन और एनी मेंबर ceasing to hold office as such not hold any appointment in or be connected with the management of administration of any industry or undertaking to which this act applies for a period of 5 years from the date on which he ceases to hold such office. इसके टर्म्स एंड कंडीशंस इस प्रकार की हैं कि इस आयोग में जो भी व्यक्ति चयनित होते हैं, चाहे वो सभापति हो, चाहे वो कोई सदस्य हो, वो अपने पद को छोड़ने पर, अपने पद को छोड़ने के पश्चात, छोड़ने के बाद किसी भी उद्योग अथवा उपक्रम में जिस पर भी ये अधिनियम लागू होता है, मतलब MRTP एक्ट लागू होता है, ऐसा कोई भी उद्योग, ऐसा कोई भी उपक्रम, ऐसी कोई भी अंडरटेकिंग में अपना पद छोड़ने के बाद 5 वर्ष की अवधि तक कोई भी नियुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात ये एक्ट, इस कमीशन पर जो एक्ट लगता है, ये जो धारा 6 में लिखा गया है, ये धारा 6 में बताया गया है, सेक्शन 6 में ये है प्रावधान कि जो भी व्यक्ति इस आयोग को ज्वाइन करेगा, इस आयोग में रहेगा, चाहे वो सभापति हो, चाहे कोई सदस्य हो, किसी भी रूप में हो, वो अपने पद को छोड़ने के बाद ऐसे किसी भी उपक्रम या ऐसे किसी भी अंडरटेकिंग में काम नहीं कर सकता जिस पर यह अधिनियम लागू होता है। पद को छोड़ने के 5 वर्ष तक की अवधि में वो किसी भी प्रकार की कोई नियुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, ना ही ऐसे उद्योग या उपक्रम के प्रबंध या प्रशासन से संबंधित कोई भी कार्य कर सकता है, और ना ही इस अवधि में 5 वर्ष की अवधि में वो ऐसे उपक्रम या उद्योग से, ऐसी किसी भी अंडरटेकिंग से जिस पर MRTP एक्ट लागू होता है, वो किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रख सकता अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6। रिमूवल ऑफ मेंबर्स, केंद्र सरकार द्वारा किसी भी सदस्य को पद से मुक्त करना। The circumstances in which the central government may remove from office any member, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि सेक्शन 10 के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार किसी भी सदस्य को उसके पद से मुक्त कर सकती है। अब हमको जानना ये है कि वो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं, ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं जिनमें कि केंद्र सरकार को ये निर्णय लेना पड़ता है कि किसी भी सदस्य को, किसी भी मेंबर को उसके पद से मुक्त कर देना है। Who has been adjudged as insolvent, कोई भी व्यक्ति जो दिवालिया घोषित कर दिया गया है। Has been convicted of an offense which is the opinion of the central government involves moral turpitude, किसी अपराध जो केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक भ्रष्टता हो
या नैतिक भ्रष्टता के लिए दंडित किया गया हो। ऐसी दशा में किसी भी सदस्य को पद से मुक्त किया जा सकता है। Has been physically or mentally incapable of acting as such member, और शारीरिक अथवा मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने के अयोग्य हो गया हो, अर्थात वो फिजिकली या मेंटली इनकैपेबल है, असमर्थ है कार्य को करने में, तब भी उसको पद से मुक्त किया जा सकता है। Has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member, ऐसे वित्तीय अथवा अन्य हित उस सदस्य के द्वारा अर्जित कर लिए हों जो उसके सदस्य के रूप में कार्य करने को विपरीत रूप से प्रभावित करते हो, प्रतिकूल प्रभाव डालते हो। अर्थात कोई भी ऐसे फाइनेंशियल या अन्य प्रकार के हित उसने एक्वायर कर लिए हैं या प्राप्त कर लिए हैं जो कि उसके कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, तब भी उसको कार्य से मुक्त किया जा सकता है। Has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest, उस व्यक्ति ने या उस सदस्य ने अपनी स्थिति का इस प्रकार से दुरुपयोग कर लिया है या दुरुपयोग किया है कि उसका सदस्य के रूप में कार्य करना लोकहित के विपरीत है, पब्लिक इंटरेस्ट के विपरीत है, तब भी ऐसी दशा में भी उसको पद से मुक्त किया जा सकता है। No member shall be removed from his office unless the Supreme Court, on the reference being made by the central government, has on an inquiry held by it in accordance with such procedure satisfy and reported that the member ought on such grounds to be removed. जब भी किसी सदस्य को उसके पद से मुक्त किया जाएगा तो सेक्शन 7 के अंतर्गत, धारा 7 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि किसी भी सदस्य को उस समय तक उसके पद से मुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि केंद्रीय सरकार के द्वारा संदर्भित करने पर, मतलब केंद्रीय सरकार के द्वारा रेफर करने पर उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट इसके संदर्भ में जांच ना कर ले, जांच को पूरा ना हो जाने दिया जाए और जांच के होने के पश्चात यह ना पाया गया हो कि उसके पद से उसको मुक्त कर दिया जाना चाहिए। अर्थात जो भी दोष उस पर लगाया गया है, जो भी अपराध उस पर लगाया गया है, जब तक उसकी पूरी जांच नहीं हो जाती और जब तक उसका नतीजा नहीं आ जाता, उसकी जांच के बाद वो दोषी सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसको उसके पद से मुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा धारा 7 में प्रावधान दिया गया है मेंबर्स के रिमूवल के संबंध में। इस आयोग में एमआरटीपी आयोग, एमआरटीपी-सी जिसको हम कहते हैं, एमआरटीपी कमीशन, उसमें जितने भी सदस्य होते हैं इंक्लूडिंग सभापति, चेयरमैन, जितने भी सदस्य होते हैं, उन सभी सदस्यों को पद से मुक्त किए जाने के संबंध में ये प्रावधान है और ये नियम है। Some facts about MRTP कमीशन। एमआरटीपी-सी या एमआरटीपी कमीशन, एमआरटीपी आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रही हूँ। एमआरटीपी कमीशन वॉज एन इंडिपेंडेंट क्वाजी जुडिशियल बॉडी। एमआरटीपी कमीशन, एमआरटीपी आयोग एक प्रकार का अर्ध न्यायिक निकाय है। मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन MRTP-C was set up under Section 5 of MRTP Act 1969. MRTP Act 1969 की धारा 5 के अंतर्गत MRTP कमीशन का गठन किया गया है। The MRTP-C is an organ of Department of Company Affairs, Ministry of Company Affairs and Government of India. MRTP-C, एमआरटीपी कमीशन एक अंग की तरह काम करता है, एक अंग की तरह सहायता करता है कंपनी अफेयर्स में, कंपनी के मामलों में, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स में
कंपनी अफेयर से संबंधित जो मंत्रालय है उसमें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण अंग की तरह कार्य करता है। MRTPC have powers similar to a civil court under the Code of Civil Procedure 1908 on certain matters. MRTPC या MRTP कमीशन के पास उतनी ही पावर्स होती हैं जितनी कि एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं, एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। नागरिक या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जो पावर्स एक सिविल कोर्ट को होती हैं उतनी ही पावर्स MRTPC या MRTP कमीशन को भी होती हैं ऑन सर्टेन मैटर्स, मींस कुछ विशेष मामलों में इनकी पावर्स कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के बराबर होती हैं। डायरेक्टर जनरल और DG assists the MRTPC, that is MRTP Commission, in the inquiry, investigation of matters related to MTP, RTP and UTP. डायरेक्टर जनरल DG समस्त आयोग को असिस्ट करता है, समस्त आयोग को डायरेक्शन देता है और MRTP कमीशन किसी भी प्रकार की पूछताछ, इंक्वायरी, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात, किसी भी प्रकार के मामलों में जो भी MTP, RTP और UTP से रिलेटेड होते हैं, अर्थात मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से रिलेटेड होते हैं, ऐसे किसी भी मामले पर वो संज्ञान ले सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, तहकीकात कर सकता है। ये डायरेक्टर जनरल के अधिकार और MRTPC मींस इस कमीशन के, इस आयोग के अधिकार होते हैं। That's all. Thank you for watching my video. हम अगली कड़ी में, अगले पार्ट में, पार्ट 3 में आगे की बातों को डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी बातें जानेंगे MRTP एक्ट के बारे में। That's okay.